आज की वीडियो में हम देखेंगे कि एक ट्रेडिंग सेटअप कैसे बनाते हैं और एक ट्रेडिंग सेटअप में क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए। देखिए, हम ट्रेड को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला होता है एनालिसिस एंड एग्जीक्यूशन, दूसरा होता है ट्रेड मैनेजमेंट और तीसरा होता है क्लोजिंग ए पोजीशन या फिर आप बोल सकते हैं एग्जिट होना। तो इस तरह से ट्रेड को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। ये मेरा पर्सनल प्रेफरेंस है इस तरह से डिवाइड करना। तो देखिए, आज की वीडियो में हम कवर करेंगे एनालिसिस एंड एग्जीक्यूशन। ट्रेड मैनेजमेंट और एग्जिट के लिए ये थोड़े और एडवांस टॉपिक है, तो इसके लिए पहले एक बेसिक्स पता होने चाहिए, तो उसको हम कवर करने के बाद इन दोनों पार्ट्स को कवर करेंगे। देखिए, एनालिसिस एंड एग्जीक्यूशन, इसमें 3 स्टेप होते हैं। पहला होता है क्रिएटिंग ए बायस। हमें पहले एक बायस बनाना होता है कि हम किस डायरेक्शन में ट्रेड लेने वाले हैं। दूसरा होता है कि हम स्टॉक के ऊपर कौन सी कंडीशन फुलफिल होने के बाद या सेटिस्फाई होने के बाद हम उसमें ऑर्डर एग्जीक्यूट करें या इनिशिएट करें। और थर्ड पार्ट होता है कि एग्जीक्यूशन। इसका मतलब होता है ऑर्डर डालना और ट्रेड को एग्जीक्यूट करना, एंट्री लेना। तो चलिए एक एक करके इन तीनों स्टेप्स को कवर करते हैं। और ये तीनों स्टेप बहुत ही जरूरी होते हैं एक स्ट्रेटेजी में होना। देखिए, हम जो वीडियो देख रहे हैं पार्ट 3 स्ट्रेटेजी एंड ट्रेडिंग सेटअप की वीडियो 3, ये टेक्निकल एनालिसिस बेसिक लेवल 2 है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, आपने लेवल 1 नहीं कंप्लीट किया, आप इसको यहाँ पर आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। और मैं रिकमेंड करूंगा कि अगर आप लेवल 2 शुरू करने से पहले इस लेवल 1 को पूरी तरह से कंप्लीट कर लीजिए। तो चलिए अभी देखते हैं कि स्टेप 1 क्रिएटिंग ए बायस, हम बायस कैसे बनाएं। देखिए, बायस बनाने के लिए आप 2 टाइम फ्रेम का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक होता है हायर टाइम फ्रेम और एक होता है लोअर टाइम फ्रेम। जैसे आपने देखा होगा इंडिकेटर्स की लाइव एनालिसिस वाली वीडियो में हमने 2 टाइम फ्रेम का इस्तेमाल करते हुए एनालिसिस किया था। ठीक है, जैसे मान लीजिए आप इंट्राडे कर रहे हैं, तो उसके लिए 15 मिनट और 3 मिनट का टाइम फ्रेम ये अच्छा काम करता है। हम जो एग्जांपल लेंगे उस साइड पर 3 मिनट नहीं है तो हम 5 मिनट भी यूज कर सकते हैं। 5 मिनट और 3 मिनट ये टाइम फ्रेम इंट्राडे के लिए यूज किए जा सकते हैं। देखिए, अगर आप पोजिशनल ट्रेड करते हैं तो उसके लिए या फिर वीकली तक का आपको एनालिसिस चाहिए, तो आप उस समय पोजिशनल ट्रेड के लिए आप 1 वीक का टाइम फ्रेम और 1 डे का टाइम फ्रेम यूज कर सकते हैं। और इसी तरह आप इन्वेस्टिंग के लिए 1 मंथ और 1 वीक और 1 ईयर और 1 मंथ, इस तरह से आप ये 2 टाइम फ्रेम पोजिशनल के लिए और ये 2 टाइम फ्रेम इन्वेस्टिंग के लिए आप यूज कर सकते हैं। तो चलिए अब इसका एग्जांपल हम चार्ट्स पर देखते हैं। देखिए, जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ पर प्राइस ने बहुत ही एग्रेसिव मूव दिखाया है और ये 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। हम इसको एग्रेसिव इसलिए बोल रहे हैं, जैसे आप देख सकते हैं इन कैंडल की लेंथ कंपेयर करें अगर पिछले कैंडल से तो काफ़ी ज़्यादा है। देखिए, जैसे ये एग्रेसिव मूव आया, अब हम देखेंगे कि पिछला हाई कहाँ पर था। तो आप देख सकते हैं कि ये जो एग्रेसिव मूव हुआ है यहाँ पर शुरू हुआ है और हाई इसका पिछला ये था, मतलब इस पॉइंट से ये पॉइंट एक हायर हाई है। तो हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे इस हाई से इस तरह से, ये देखने के लिए कि प्राइस ने यहाँ से इसको ब्रेक किया एग्रेसिवली। तो ये जो लाइन होगी एक सपोर्ट की तरह काम कर सकती है। पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं ये रेसिस्टेंस की तरह काम कर रही थी, उसके बाद प्राइस नीचे गया, उसके बाद जब ये ऊपर आया उसके बाद इसने इसको ब्रेक कर दिया लाइन को। हम बोल सकते हैं कि ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ये लाइन फ्यूचर में सपोर्ट की तरह काम करेगी। तो ये जो एनालिसिस किया हमने ये अभी 15 मिनट में किया। तो अभी हम जो पुल बैक देखेंगे इस एग्रेसिव मूव के बाद जो हम पुल बैक का एनालिसिस करेंगे वो हम 5 मिनट में करेंगे। ये स्टेप 1 होता है कि हमें एक बायस बनाना पड़ता है कि हम किस डायरेक्शन में ट्रेड ले रहे हैं। तो हमने देखा कि प्राइस ने एग्रेसिव मूव किया। अब हम जो पुल बैक का वेट करेंगे वो 5 मिनट में करेंगे और हमारा बायस रहेगा अप डायरेक्शन की ओर। हम इस एक्सपेक्टेशन से ये बायस बना रहे हैं कि इस एग्रेसिव मूव के बाद एक और एग्रेसिव मूव आ सकता है पुल बैक के बाद। देखिए, आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि हम इस एग्रेसिव मूव का ही क्यों वेट करें। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर ये मूव है, हम इसको क्यों नहीं ट्रेड करते हैं, हम एग्रेसिव ही मूव का क्यों वेट करते हैं। तो देखिए, हमें क्या चाहिए होता है, हमें इंट्राडे अगर करना है तो उसके लिए हमें कोई एक्टिविटी चाहिए होती है, मार्केट में कुछ एक्टिविटी चाहिए होती है। इसका मतलब प्राइस कुछ एग्रेसिव मूव करें, तभी जो पुल बैक आएगा उसके बाद हम पॉसिबिलिटी लेके चलते हैं कि वो एग्रेसिव मूव दोबारा दिखा सकता है। अगर प्राइस शुरू में ही इस तरह से मूव करेगा, यहाँ पे कोई एग्रेसिव नहीं है, प्राइस स्लोली स्लोली ऊपर जा रहा है, तो ये वीकनेस का साइन होता है कि प्राइस थोड़ा वीक है। तो इसलिए हम चाहते हैं कि प्राइस एग्रेसिव मूव करें, उसके बाद जो पुल बैक आएगा हम उसको ट्रेड करना चाहेंगे। देखिए, आप इसको इस तरह से देख सकते हैं कि स्टेप 1 क्रिएटिंग ए बायस में हम 2 क्वेश्चन पूछते हैं। पहला ये कि प्राइस एग्रेसिव मूव करें जहां पर प्राइस एक्टिव हो। दूसरा ये होता है कि वो फ्रेश होना चाहिए। इसका मतलब ये होता है कि देखिए, जैसे आप देख सकते हैं कि प्राइस यहाँ से ऊपर गया इस तरह से, फिर यहाँ पे इसने थोड़ी रेंज बनाई, उसके बाद एक डीप पुल बैक लिया और यहाँ पे रेंज बना के इसने फिर ब्रेकआउट दिया। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो एग्रेसिव मूव आया है और प्रीवियस हमें एग्रेसिव मूव देखने को मिला था वो यहाँ पर था। तो आप देख सकते हैं इन दोनों एग्रेसिव मूव के बीच में प्राइस बहुत ज्यादा मूव कर चुका है इस तरह से। ये जो आप देख सकते हैं इस तरह से प्राइस ने काफी वेट किया और रेंज में गया और प्राइस ने काफी रेस्ट किया है। इसका मतलब प्राइस इसके बाद जो मूव किया ये थोड़ा फ्रेश है। हम इसको बोल सकते हैं इतना रेस्ट करने के बाद प्राइस ने कुछ फ्रेशली मूव किया है, तो हम इसमें ट्रेड कर सकते हैं क्योंकि इसकी पॉसिबिलिटी होती है कि ये दोबारा एक एग्रेसिव मूव दिखा सकता है। तो देखिए, स्टेप 1 क्रिएटिंग ए बायस में कुछ सबसे पहले ये पॉइंट ध्यान में रखना है कि एक बायस जो आप क्रिएट करना शुरू करते हैं वो हायर टाइम फ्रेम से शुरू करते हैं। तो ये जैसे कि ये टाइम फ्रेम है 15 मिनट का, फिर हम वहाँ पर देखेंगे कि प्राइस ने एग्रेसिव मूव किया है या नहीं किया है। फिर दूसरा हम ये देखेंगे ये जो प्राइस का एग्रेसिव मूव आया है या फिर ये फ्रेश है या फिर ये एकदम ट्रेंड के एंड में आया है।
अगर ट्रेंड के बहुत एंड में आया है तो इसका मतलब ये लास्ट मूव हो सकता है, इसका मतलब प्राइस वहां से रिवर्स कर सकता है, तो वहां पे हमें ट्रेड बहुत सोच समझ के लेना होता है। पर अगर ये फ्रेश है तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं पॉसिबिलिटी हो सकती है कि एक सेकंड मूव भी आ सकता है। स्टेप फर्स्ट में इतना ध्यान रखना होता है। तो चलिए अब स्टेप 2 देखते हैं। स्टेप 2 होता है कंडीशन देखना, कंडीशन बनाना कि किस कंडीशन के बाद आप ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। ये कंडीशन हम जो देखेंगे या फिर हम बनाएंगे ये होगी लोअर टाइम फ्रेम पर। 15 मिनट के साथ 3 मिनट अच्छा काम करता है, पर इस साइड पर 3 मिनट नहीं है, 5 मिनट का टाइम फ्रेम यूज करेंगे। देखिए 5 मिनट में ये एग्रेसिव मूव कुछ इस तरह से दिख रहा है। देखिए यहाँ पे ये हो गया एग्रेसिव मूव, अब आ रहा है ये पुल बैक। तो देखिए अब स्टेप 2 जो होता है वो होता है कि कंडीशन बनाना, कंडीशन देखना, हमें सेटिस्फाई करनी है कंडीशन। हम कुछ कंडीशन देखेंगे इसमें, अगर वो सेटिस्फाई हो जाते हैं तो हम ट्रेड लेने की सोचेंगे। तो वो कंडीशन हम छोटे टाइम फ्रेम पर देखेंगे, लोअर टाइम फ्रेम पर देखेंगे। जैसे आप देख सकते हैं कि इतने एग्रेसिव मूव के बाद जो आप देख सकते हैं जो सेलर आए वो काफी स्लोली आए। हमें इसमें क्या नहीं चाहिए था, हमें ये नहीं चाहिए था कि प्राइस ऐसे एग्रेसिव मूव करे और तुरंत ही इतना ही एग्रेसिव मूव वापस नीचे आ जाए। अगर ऐसा हो जाता है तो इसका मतलब ये होगा ये जो लाइन हमने ड्रॉ करी थी रेसिस्टेंस की, जो ब्रेक होगी सपोर्ट बनेगी, ये फेक होगी। तो मतलब कि हम बोल सकते हैं पूरा जो जोन होगा वो फेक हो जाएगा। तो इसका मतलब हमें और वेट करना पड़ेगा और एनालिसिस करना पड़ेगा। अभी हमने देखा कि वो ऐसा मूव नहीं आया है, प्राइस यहाँ पे स्लोली मूव कर रहा है। देखिए स्टेप 2 में हमें क्या देखना पड़ा, स्टेप 2 में हम ये देखेंगे कि जो पुल बैक आया है वो स्लो आया है, एग्रेसिव नहीं आया है। ये हम पहले चीज देखेंगे और हमने देखा कि प्राइस एग्रेसिव मूव नहीं कर रहा है, वो स्लोली नीचे आ रहा है। देखिए जब प्राइस यहाँ पे ऐसे स्लोली मूव करना शुरू करेगा तो हमें पता लग जाएगा ठीक है प्राइस अभी स्लोली मूव आया, हमें पूरा पुल बैक देखने की जरूरत नहीं होगी। इतना ही अगर हम देखना शुरू कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि प्राइस जो पुल बैक हो रहा है वो स्लोली हो रहा है। नहीं तो अगर बहुत एग्रेसिव मूव करना होता तो ये इतना टाइम नहीं लेता, वो यहाँ से एग्रेसिव मूव नीचे को आता, थोड़ा वेट करता और एग्रेसिव करके नीचे चला जाता, पर ऐसा नहीं किया प्राइस ने, स्लोली नीचे आ रहा है। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन होगा एग्रेसिव सेलर कहां पर है और हम एग्रेसिव सेलर क्यों देख रहे हैं, क्योंकि वो एक अच्छा रेसिस्टेंस की तरह काम कर सकते हैं। तो आप देखेंगे जैसे इस पुल बैक में हम इस पुल बैक से यहाँ से पुल बैक देखना शुरू कर रहे हैं तो आप देखेंगे यहाँ पे एग्रेसिव सेलर कहाँ पर है। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये थोड़े एग्रेसिव हैं, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे एग्रेसिव सेलर है। एग्रेसिव सेलर हम इसलिए कह रहे हैं कि आप इन कैंडल्स की लाइन देखिए, वो अगर हम कंपेयर करें पिछले बेरिश कैंडल से तो ये कुछ ज्यादा एग्रेसिव है। फिर आप देखेंगे यहाँ पे हमें थोड़ा एग्रेसिव सेलर देखने को मिले और यहाँ पे थोड़ा एग्रेसिव सेलर देखने को मिले। देखिए अब हमें एग्रेसिव सेलर मिल गए तो अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे रेजिस्टेंस बनाएंगे। देखिए हमने रेजिस्टेंस बना दिया जहाँ पे एग्रेसिव सेलर आए थे। हमने यहाँ पे रेजिस्टेंस क्यों बनाया, हम चाहते हैं कि जब प्राइस वापस इसके पास आए तो हमें देखने को मिले कि वहाँ पे सेलर ने कैसा मूव किया। देखिए जैसे हमने इंडिकेटर्स की लाइव एनालिसिस वाली वीडियो में देखा था कि वहाँ पर एक रेजिस्टेंस था, प्राइस ने यहाँ पर एग्रेसिव मूव किया था, वहाँ पे एग्रेसिव सेलर आए थे, पर जब बायर्स वापस आए थोड़े एग्रेसिव होकर और यहाँ पे होल्ड करना शुरू करें तो हमने कहा था कि यहाँ पर ये वापस ऊपर की ओर ब्रेक कर सकता है, क्योंकि जो पिछले बार जब सेलर आए थे यहाँ पर उतने स्ट्रॉन्ग यहाँ पर नहीं आए। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि यहाँ पे सप्लाई डिक्रीज हो रही है और डिमांड इंक्रीज हो रही है और यहाँ पे कुछ रेंज हमें बनते हुए दिख रही है। उसके बाद प्राइस ने ब्रेकआउट दिया था ऊपर की ओर। ये आप देख सकते हैं वीडियो, आई बटन पर क्लिक करके भी आप ये वीडियो देख सकते हैं। इसमें हमने 4 इंडिकेटर का इस्तेमाल करते हुए एनालिसिस किया था। तो चलिए अभी इसको देखते हैं। देखिए प्राइस यहाँ पर एग्रेसिव मूव करा नीचे की ओर। देखिए हमें यहाँ पे 3 रेजिस्टेंस मिल जाते हैं, हम इसको माइनर रेजिस्टेंस बोलेंगे। देखिए प्राइस यहाँ पे आया, इसको इसने ब्रेक किया, यहाँ पे एक छोटा सा बहुत छोटा सा पुल बैक लिया, फिर प्राइस एग्रेसिव मूव किया। इसको आप काउंट नहीं भी करें, हम बोल सकते हैं कि एग्रेसिव मूव आया सिर्फ इस पॉइंट से सीधा इस पॉइंट तक। उसके बाद प्राइस ने यहाँ पर इसको ब्रेक कर दिया। देखिए हमने पहले पुल बैक को देखा, पुल बैक आया वीक, उसके बाद हमने सेलर्स को देखा। अब हम देखेंगे कि बायर्स कहाँ पे स्ट्रॉन्ग आए। तो आप देख सकते हैं कि प्राइस यहाँ पे सीधा यहाँ तक पहुंच गया एक बारी में। और आप ये देख सकते हैं जो लाइन है ये डेट डिवाइडर है, इसका मतलब ये नेक्स्ट सेशन में पहुंचा है, सेम डे नहीं पहुंचा। देखिए ये अगर सेम डे नहीं पहुंचा तो इसका मतलब ये नेक्स्ट मॉर्निंग आए, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इतना एग्रेसिव मूव कर सकता है। देखिए ये एक्सपेक्टेड था, ये इतना एग्रेसिव मूव कर सकता है अगर मॉर्निंग में, नहीं तो स्लो होता तो हम दोबारा एनालिसिस करते। तो हमें ये सब एक्सपीरियंस से ही आएगा, आपको मार्केट को टाइम देना होगा। ये छोटी मोटी बातें आपको फिर एक्सपीरियंस करने से ही आएंगी और आपको ऑब्जर्वेशन में वो तभी आएगा। तो आप देख सकते हैं कि एग्रेसिव बायर ने एक ये रेजिस्टेंस ब्रेक किया, फिर ये रेजिस्टेंस ब्रेक करा और एक ये रेजिस्टेंस ब्रेक कर दिया। लगातार 3 रेजिस्टेंस उसने ब्रेक कर दिया। अब वो पुल बैक की ओर आ रहा है। तो आप देख सकते हैं इस तरह से यहाँ पे जो एग्रेसिव सेलर थे और यहाँ पे जो एग्रेसिव सेलर आए वो अभी तक यहीं पर आए और यहाँ से बायर ने एग्रेसिव मूव करना शुरू कर दिया। और आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत छोटे छोटे पुल बैक आना शुरू हो गए। हम इस तरह से इसको बोल सकते हैं कि यहाँ पर जो एग्रेसिव सेलर आए थे इतना डीप, अब वो हमें एग्रेसिव आते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। हम बोल सकते हैं सप्लाई खत्म हो रही है या सप्लाई वीक हो रही है, इसका मतलब डिमांड धीरे धीरे इंक्रीज हो रही है। तो हमें क्या ऐसा कोई साइन दिखा कि जहाँ से डिमांड इंक्रीज हो गई हो? हमें एक साइन दिखा था ये एग्रेसिव मूव बायर का। तो हम इसको देखकर बोल सकते हैं कि जो पिछला एग्रेसिव मूव था ये वाला, अब उसके हमें थोड़े बहुत साइन दिख रहे हैं। ये जो बायर्स अब यहाँ पे इंटरेस्टेड हमें दिख रहे हैं। देखिए अब स्टेप 2 का थर्ड क्वेश्चन ये हो गया कि बायर्स कहाँ पर है, बायर्स का एग्रेसिव मूव कहाँ पर है, कि बायर्स कब इंटरेस्टेड हुए हैं। हम इसको इस तरह से देख सकते हैं स्टेप 2 में। और थर्ड स्टेप क्या होगा? देखिए थर्ड स्टेप क्या होता है? थर्ड स्टेप होता है एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन का मतलब ये हुआ कि हमें अब इसमें ऑर्डर डालना है। हमने एनालिसिस कर लिया, हमने सारी कंडीशन सेट कर ली कि वो सारी फुलफिल होने के बाद या सेटिस्फाई होने के बाद हम ट्रेड लेंगे, वो सब हो गया। ये स्टेप 2 कंप्लीट हो गया। तो स्टेप 3 आता है एग्जीक्यूशन। इसमें हम ये देखते हैं कि हमारा रिस्क मैनेजमेंट कैसा है,
हमें स्टॉप लॉस कहाँ पे डालना है, हमारा टारगेट क्या होगा, और उस हिसाब से हम वहाँ पर एंट्री लेते हैं, वहाँ पे हम एग्जीक्यूट करते हैं अपना ऑर्डर। तो अब इस चार्ट में हम ऐसा कौन सा एरिया सेलेक्ट करेंगे, देखिए हम इसमें एरिया की तरह देखेंगे, ऐसा कौन सा जोन या एरिया जहाँ पे हम अपना ऑर्डर डालें। जैसे मैं इसको जोन में देखना प्रीफर करता हूँ। जोन का मतलब कैसा होता है कि देखिए प्राइस एग्रेसिव मूव कर चुका है, देखिए हमें बायर्स चाहिए थे एग्रेसिव मूव के लिए और बायर्स आना शुरू हो गए, देखा कि हमें सेलर भी वीक हो गए, तो ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी। हमें चाहिए थे बायर स्ट्रॉन्ग, जो हमें बायर मिल गए, उसके बाद सेलर वीक चाहिए थे, वो सेलर भी वीक मिल गए। इसका मतलब ये हुआ कि इस पॉइंट से हमारी सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। तो अब हम इस कैंडल के होने के बाद वेट कर सकते हैं, एंट्री ले सकते हैं, या फिर थोड़ा वेट कीजिए और अब रेंज बनने दीजिए। जैसे आप देख सकते हैं अभी रेंज बन रही है, हम यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। तो देखिए इस सारी कंडीशन होने के बाद ये जो मूव आया है, यहाँ पे हम सेफ फील करेंगे ट्रेड लेने के लिए। और अगर हम अपने स्टॉप लॉस लगाना चाहें तो ये आप देख सकते हैं लेवल्स बन चुके हैं ऑलरेडी, ये जो 3 रेजिस्टेंस बने थे, तो आप यहाँ पे अपने स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। तो इस तरह से ये हमारा एक जोन बन जाएगा कि इतनी कंडीशन सेटिस्फाई होने के बाद हम यहाँ पर नहीं ट्रेड लेंगे। देखिए ये तो हुआ पूरा अब चार्ट रीडिंग स्किल के ऊपर। अगर हमें चार्ट देखना आता है तो हम इस तरह से एनालिसिस कर सकते हैं। देखिए अगर हम इतनी इजीली चार्ट रीड नहीं कर पाते, हमें एक और इंडिकेटर की हेल्प की जरूरत पड़ती है, तो तब हम इंडिकेटर कहाँ पर यूज़ करें, कौन से टाइम फ्रेम में यूज़ करें और कौन सा इंडिकेटर यूज़ करें। देखिए ये चीज़ अभी आप पर डिपेंड करती है कि आपको कौन सा इंडिकेटर समझ में आता है और जिसमें आप पूरी तरह से कंफर्टेबल हो। जैसे हमने पिछली वीडियो में देखा था पर्सनालिटी का क्या रिलेशन होता है ट्रेडिंग सेटअप से, मैंने छोटी सी स्ट्रेटेजी आपके साथ शेयर करी है। ये इंट्राडे की स्ट्रेटेजी है, ये चार्ट रीडिंग स्किल के ऊपर बेस्ड है। हमें 3 स्टेप तो हमेशा वो याद ही रखने हैं, बायस बनाना, कंडीशन सेटिस्फाई करना और एग्जीक्यूशन करना। तो अब हम इंडिकेटर की मदद से इस चीज को कैसे देखें। देखिए हम सेम स्टॉक का चार्ट लेंगे और सेम कंडीशन लेंगे। देखिए ये था 15 मिनट में जो एग्रेसिव मूव था। तो देखिए अगर हम इंडिकेटर की मदद से करना चाहे तो कैसे करेंगे। देखिए अगर आपको बायस क्रिएट करना है, वैसे सबसे आसान तो यही होता है, हाई टाइम फ्रेम पर जाकर देख लीजिए कि एग्रेसिव मूव कहां पर है। पर मान लीजिए अगर आप वो नहीं देखना चाहते तो आप इसको कैसे करेंगे। तो देखिए हमारा इस पहले स्टेप है बायस क्रिएट करना, तो हम क्या करेंगे कि हम लोअर टाइम फ्रेम में जाके देखेंगे। तो तब आप एक ही टाइम फ्रेम यूज कर सकते हैं। अगर आप 2 टाइम फ्रेम यूज करना नहीं चाहेंगे, मैं रिकमेंड करूंगा कि आप प्रैक्टिस कीजिए 2 टाइम फ्रेम से, वो काफी अच्छा काम करता है। पर अगर आप नहीं करना चाहते तो आप देखिए सीधा जिसमें आपको ट्रेड करना है इंटरडे, तो आपने जैसे मान लीजिए 5 मिनट सेलेक्ट करा, तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप इंडिकेटर लगा सकते हैं। इंडिकेटर आप कौन सा लगाएंगे, आप यहाँ पर मूविंग एवरेज लगा सकते हैं। अगर आपको बायस पता करना है कि स्टॉक का प्राइस कैसा है, अभी अगर हम यहाँ पे मूविंग एवरेज लगाएं पर आप उस मूविंग एवरेज में कंफर्टेबल नहीं है तो आपको फिर वो लॉजिक समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए बहुत ही पर्सनल हो जाता है कि आप कौन सा इंडिकेटर यूज करेंगे। अगर आप 2 टाइम फ्रेम एनालिसिस कंफर्टेबल हो तो वो कीजिए। तो मेरा बताने का यहाँ पे ये मतलब है कि अगर आप मूविंग एवरेज में अच्छे तो आप मूविंग एवरेज किस तरह से यहाँ पर इसको यूज कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर हम एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज यूज करेंगे। तो देखिए अब इसकी सेटिंग कौन सी रखी, 5 मिनट का टाइम फ्रेम है। देखिए ये सेटिंग होती है कि हम कितने पीछे का डेटा देखना चाहते हैं। ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, तो देखिए इंट्राडे के लिए 1 आवर 2 आवर और 3 आवर तक डेटा सफिशिएंट रहता है। हम मान लीजिए हमें 2 आवर्स का डेटा चाहिए, तो हम यहाँ पे उस हिसाब से सेटिंग यूज करेंगे। यहाँ पे हम 24 एंटर करेंगे, सोर्स इसका क्लोज ही रहेगा। देखिए जैसे एग्रेसिव मूव आया, ये मूविंग एवरेज से ऊपर है, तो हम बोलेंगे ये, और मूविंग एवरेज की सेटिंग है 24, तो इसका मतलब ये लास्ट 2 आवर के क्लोजेस से ऊपर है। तो आप इसी तरह से और मूविंग एवरेज लगा सकते हैं, आप लास्ट 2 आवर 3 आवर्स की लगा सकते हैं। मूविंग एवरेज आपको बस इतनी हेल्प होगी कि आप बोल सकते हैं कि ये प्राइस अभी 2 आवर्स जो क्लोजेस हैं उनके एवरेज से ऊपर है, इतना आप इससे देख सकते। फिर उसके बाद मान लीजिए पुल बैक आना शुरू हो गया, अभी हम मूविंग एवरेज हटा देते हैं। देखिए पुल बैक जब आ रहा हो तो हम कौन सा इंडिकेटर यूज करेंगे पता लगाने के लिए। इंडिकेटर की मदद से कोई सिग्नल चाहिए तो उसके लिए आप RSI यूज कर सकते हैं। जैसे आप देख सकते हैं सेलर आ रहे हैं मतलब ये पुल बैक आ रहा है, तो जब ये ओवरसोल्ड हो जाएगा तो प्राइस वहां से रिवर्स करके ऊपर चला जाता है। तो हम चाहेंगे कि यहाँ कहीं हमें ओवरसोल्ड दिखा दे प्राइस, या फिर हम यहाँ कहीं दिखा दे कि ये जो इनिशिएट हुआ है यहाँ से ये एग्रेसिव मूव। चलिए हम चेक करते हैं कि RSI उस समय क्या शो कर रहा था। आप देख सकते हैं कि RSI यहाँ पर ओवरसोल्ड जोन में था, उसके बाद ये एग्रेसिव मूव आया। तो हमने कहा था कि बायर्स के एग्रेसिव मूव होने के बाद यहाँ पे ट्रेड करेंगे, तो हम यहाँ कहीं इस जोन में एंट्री लेंगे। हम यहाँ पे नहीं ले सकते क्योंकि हमें श्योरिटी नहीं है, हम पॉसिबिलिटी हमें दिख नहीं रही कि हम यहाँ पर क्यों ट्रेड ले, क्योंकि अभी हमें सिर्फ सेलर दिखाई दे रहे थे। पर जब प्राइस यहाँ से एग्रेसिव मूव आया तो इसके बाद ही हम ट्रेड होंगे, ये ज्यादा सेफ एरिया है। तो चलिए अभी दूसरा इंडिकेटर लाकर देखते हैं कि दूसरा इंडिकेटर क्या बोलता है। चलिए तो अभी हम इसमें MACD लगाएंगे और देखेंगे कि MACD ने कैसे मूव किया। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे MACD स्ट्रेट लाइन में इस पॉइंट से प्राइस ने लोअर लो बनाया। आप देख सकते हैं यहाँ पे बुलिश डाइवर्जेंस क्रिएट हुआ, उसके बाद प्राइस ने एग्रेसिव मूव दिखाया। बुलिश डाइवर्जेंस होने के बाद प्राइस ने जब एग्रेसिव मूव दिखाया उसके बाद जो एक छोटा सा पुल बैक आया, हम कहा था हमने यहाँ पे कहीं ट्रेड लेंगे, और उसके बाद आप देख सकते हैं प्राइस थोड़ा ऊपर गया, फिर थोड़ा होल्ड करके वापस ऊपर चला गया। ये जो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हम कैसे सर्वाइव करें अपने आप को, ये जो पुल बैक आता है थोड़ा एग्रेसिव सा, कैसे आप इमोशन कंट्रोल करें। देखिए ये चीज आती है ट्रेड मैनेजमेंट में, वो हम आगे जाके पढ़ेंगे। पहले उसके लिए हमें और बेसिक कंसेप्ट कवर करने पड़ेंगे, उसके बाद हम पढ़ेंगे कि ट्रेड को कैसे मैनेज करें और अपने इमोशन को कैसे मैनेज करें। हमारे लिए ये एक जोन था जहाँ पे हमने एंट्री लेने की सोचेंगे। इस तरह से हम इंडिकेटर की हेल्प ले सकते हैं। देखिए जो इंडिकेटर का सिलेक्शन है, ऐसा नहीं है कि इंडिकेटर सेलेक्ट करके कोई आपकी नई स्ट्रेटजी बन जाएगी। पहले आपको देखना पड़ेगा आप कौन से इंडिकेटर को एनालाइज कर पाते हैं और किसमें आप कंफर्टेबल है। जो आप अपनी स्क्रीन पर इंडिकेटर लगा रहे हैं
या फिर कुछ चार्ट पैटर्न या फिर आप किसी टाइप का चार्ट लगा रहे हैं तो आप उससे कंफर्टेबल होना चाहिए। ऐसा जरूरी नहीं होता कि जिसमें मैं कंफर्टेबल हूँ उसमें आप कंफर्टेबल होंगे, या फिर कोई तीसरा, अगर तीसरा जिस चीज में कंफर्टेबली उसको एनालाइज कर पाएगा, हो सकता है कि हम दोनों ना कर पाए। देखिए इसलिए हमारी पर्सनैलिटी से थोड़ा कनेक्ट होता है। तो आप थोड़ा इस पे यहाँ पे सर्च कीजिएगा कि आपको कौन सा इंडिकेटर देखना पसंद है या फिर आपको कौन सा इंडिकेटर अच्छे से समझ आता है, तभी आप इसको अच्छे से एनालाइज कर पाएंगे और तभी आप इस कंसेप्ट के साथ अपनी स्ट्रेटजी खुद की अपनी स्ट्रेटजी बना पाएंगे। तो चलिए इसको एक बार और समराइज कर देते हैं। देखिए सारे स्टेप आप कोशिश कीजिएगा कि आप अपनी स्ट्रेटजी में ऐड कर सकें। आप चाहे क्वेश्चंस को चेंज कर सकते हैं। आपको इस एग्जांपल से एक आइडिया मिल जाएगा कि आपकी स्ट्रेटजी में किस तरह से स्टेप होने चाहिए। देखिए पहले हम चेक करेंगे कि क्या वो एग्रेसिव मूव है, उसका आंसर यस या नो में होगा। अगर वो एग्रेसिव मूव है तो हम चेक करेंगे क्या ये वो न्यू एक्टिविटी है, मतलब न्यू मूव किया है प्राइस ने, या प्राइस का वो न्यू मूव है, वो फ्रेश मूव है, यस या नो। अगर यस है तो फिर हम नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे। ये वाला जो फर्स्ट स्टेप होगा बायस बनाने का, ये रहेगा हायर टाइम फ्रेम पर। ये हायर टाइम फ्रेम पे होगा। जैसे इस एग्जांपल में हमने लिया था 15 मिनट, ये सारा एनालिसिस किया था हमने 5 मिनट पर, जो कि था लोअर टाइम फ्रेम में। फिर हमने देखा था कि क्या वहां पर जो पुल बैक आया वो एग्रेसिव है या नहीं है। फिर उसके बाद देखा था हमने सेलर देखे थे। सेलर हमने इसलिए देखे थे क्योंकि हम रेजिस्टेंस लेवल ढूंढ रहे थे, माइनर रेजिस्टेंस लेवल की तरह एक्ट कर सकते हैं, वो लेवल्स हम ढूंढ रहे थे। उसके बाद हमने देखा था कि एग्रेसिव बायर कब आएंगे, क्योंकि हमारा बायस था अप डायरेक्शन की ओर और हम चाहते थे बायर्स कुछ हमें सिग्नल दे कि हाँ वो अब इंटरेस्टेड हो चुके हैं, अब वो इस स्टॉक में इंटरेस्टेड हो चुके हैं, या फिर हमें ये सिग्नल मिल सके कि डिमांड इंक्रीज होना शुरू हो गई है। लास्ट में हमने एग्जीक्यूशन में था जहां पे हमने ट्रेड को ऑर्डर अपना एग्जीक्यूट करते हैं, लेकिन हमें चाहिए कि सेलर वीक हो, वीक तरीके से सप्लाई ज्यादा ना हो, अगर हमें डायरेक्शन अप डायरेक्शन की ओर है, या हमें कुछ रेंज बनती हुई दिखे। रेंज का मतलब होता है, देखिए जैसे प्राइस पहले यहाँ पर गया और यहाँ से एग्रेसिव नीचे आया और हमने देखा कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस की तरह ये लेवल काम कर सकता है, पर नेक्स्ट टाइम जब प्राइस इसके पास आया, यहाँ पे होल्ड करने लग गया, प्राइस अब नीचे नहीं जा रहा है। इसका मतलब ये होता है कि प्राइस यहाँ पे अब इस लेवल पर होल्ड कर रहा है। मेनली जो देखा जाता है पॉसिबिलिटी यही होती है कि प्राइस ब्रेकआउट कर जाएगा इस ब्रेकआउट के लिए भी हमें और एनालिसिस पीछे देखना पड़ता है कि प्राइस कैसा मूव कर रहा है। प्राइस अगर एग्रेसिव यहाँ पर मूव कर रहा है इस तरह से, तो चांसेस होता है कि ब्रेकआउट कर जाएगा ऊपर की ओर। पर अगर प्राइस इस तरह से मूव नहीं करता, दूसरे तरीके से मूव कर रहा होता है, डाउन साइड की तरह हो रहा होता है, तभी थोड़ा चेंज हो जाता है। ये हमें टाइम स्पेंड करेंगे मार्केट के साथ तो हमें एक्सपीरियंस हो जाएगा, हमें दिखना शुरू हो जाएगा कि प्राइस कब ब्रेकआउट होने वाला है और कब नहीं होने वाला है। तो आप देख सकते हैं ओवरऑल स्टेप कुछ इसी तरह से होते हैं। ये आप अपनी स्ट्रेटजी में ऐड कर सकते हैं, आप अपनी स्ट्रेटजी बना रहे हो तो इन स्टेप्स का ध्यान रख सकते हैं। ये क्वेश्चन आप चेंज कर सकते हैं। चेंज करने का मतलब जैसे कोई इंडिकेटर यूज कर रहा है तो आप सेकंड स्टेप में वो इंडिकेटर का कुछ सिग्नल हो सकता है कि आरएसआई यहाँ पर ओवरबोट होना चाहिए, क्या आरएसआई ओवरबोट है या नहीं है, या आरएसआई ओवरसोल्ड है या नहीं है, या हमें डाइवर्जेंस मिला या नहीं मिला। ये सारे क्वेश्चन उस तरह से होंगे, पर आपको एक ओवरऑल पिक्चर मिल जाएगी कि इन तीन स्टेप के आसपास ही आप अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बनाएं, या फिर एक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी होनी चाहिए जिससे हम स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूट कर सके। अगर हमारा पहला स्टेप ही कंप्लीट नहीं हुआ, अगर हमें पहले स्टेप ही अच्छे समझ में नहीं आया तो हम सेकंड स्टेप पर नहीं जाएंगे, हमारे सेकंड नहीं हुआ तो हम थर्ड पर नहीं जाएंगे। इस तरह से ये होता है आपका एनालिसिस और एग्जीक्यूशन वाला पार्ट। ट्रेड को कैसे मैनेज करना है, फिर आगे उसको एग्जिट कैसे करना है, स्केल आउट या एग्जिट कैसे करना है, या प्रॉफिट बुकिंग कैसे करना है, ये हम आने वाली वीडियोस में पढ़ेंगे। आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी और आपने इसमें से कुछ जरूर सीखा होगा, और आप इसको प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस करने के बाद आपके कुछ डाउट आते हैं, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आपकी कोई सजेशन भी हो वो भी आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।